हेलो बच्चों, वेलकम टू आईसीआई एकेडमी एंड रेजोनेटिंग ऑर्गेनिक। आप लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। आज जो हम क्लास में करने वाले हैं वो है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th और 12th, और खासकर केमिस्ट्री को अगर समझना है तो ये टॉपिक आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना वक्त जाया करते हुए हम आज का क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि हेडिंग लिखा हुआ है बच्चों, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम समझेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, इसकी जरूरत हमको क्यों पड़ी और इसके क्या क्या एप्लीकेशन है। धीरे धीरे हमारे कंसेप्ट बिल्डअप होंगे, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और एकदम टॉप लेवल तक केमिस्ट्री में हम लोग जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हेडिंग लिखा हुआ है वाइटल फोर्स थ्योरी। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। हमारा जो बॉडी है उसके अंदर डीएनए है, प्रोटीन है, और वो सारे जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। उसके अलावे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बहुत जगह इस्तेमाल होता है। कोई भी इंडस्ट्री हो, जैसे डाई इंडस्ट्री हो, या ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो हमारे बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर हम चारों तरफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से घिरे हुए हैं। तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि एक इंसान अपने लाइफ को एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है बिना ऑर्गेनिक कंपाउंड के। बिना ऑर्गेनिक कंपाउंड के हमारा जीवन ही संभव नहीं है, इसलिए ये हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो समझते हैं पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में क्या कहा जाता था। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पहले ऐसा माना जाता था कि ये एक नेचुरल शक्ति से मिलता है। नेचुरल शक्ति है, एक नेचुरल पावर है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। इसको हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं। इसी को कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। हेडिंग पे लिखा हुआ है वाइटल फोर्स थ्योरी गिवन बाय बर्जिलियस। बर्जिलियस ने एक थ्योरी दिया था जिसका नाम है वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी। According to this theory, a vital force was responsible for formation of organic compounds. It was thought that organic compounds could not be synthesized in laboratory and it only comes from plants and elements. तो इस थ्योरी के अनुसार ऐसा माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेचुरली ही प्राप्त किया जा सकता है, उसको आर्टिफिशियली हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, वो प्लांट और एनिमल से ही प्राप्त हो सकता है। दिस थ्योरी वॉज रिजेक्टेड इन 1828। 1828 ईस्वी में बर्जिलियस के वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम एफ वोहलर, फ्रेडरिक वोहलर ने ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से इन ईयर 1828, और उन्होंने अमोनियम साइनाइड से यूरिया बना के ये साबित कर दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं, ये सिर्फ प्लांट और एनिमल से ही प्राप्त हो ऐसा जरूरी नहीं है। अमोनियम साइनाइड जैसे जानते हैं बच्चों, क्या होता है उसका फॉर्मूला NH4CnO। ये है हमारा अमोनियम साइनेट। इसको जब हीट करते हैं तो ये बदल जाता है यूरिया में, जिसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। ये है यूरिया। और यूरिया जो है बच्चों, यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यहां पे साबित हो गया कि यूरिया को हम अमोनियम साइनाइड से बना सकते हैं, जो कि एक इनऑर्गेनिक सोर्स है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यहीं पे 1828 ईस्वी में बर्जेलियस के इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। बाद में और भी कंपाउंड को सिंथेसाइज किया गया, जैसे 1845 में एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड को बनाया कोल्बे ने। और उसके बाद 1854 में मीथेन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ बर्थेलॉट के द्वारा। बर्थेलॉट। तो सबसे पहले वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हुआ क्योंकि यूरिया का सिंथेसिस हुआ। उसके बाद और साइंटिस्ट ने, जैसे कोल्बे ने एसिटिक एसिड बना दिया और बर्थेलॉट ने मीथेन बना दिया। तब जाके ये धारणा हमारी खत्म हो गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज से ही मिल सकते हैं, उसको हम आर्टिफिशियली लैब में नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इतने सारे कंपाउंड का सिंथेसिस तब तक हो चुका था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
अब देखते हैं, ये था पुराना डिफिनीशन। अब देखते हैं मॉडर्न डिफिनीशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि पुराना जो डिफिनीशन था वो हमारा रिजेक्ट हो चुका है। मॉडर्न डिफिनीशन में लिखा हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। सिंपली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ और नहीं है, हाइड्रोकार्बन है और उसके डेरिवेटिव है। सबसे पहले समझेंगे हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, उसको हम लोग क्या कह देंगे, हाइड्रोकार्बन कह देंगे। जैसे CH4, इसमें सिर्फ क्या है बच्चों, कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसको हम लोग मीथेन भी कहते हैं। C6H6, ये क्या है, बेंजीन है, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, जो भी फैमिली हम पढ़े हैं, C2H2, C2H4, ऐसे सारे कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, उसको हम लोग कह देते हैं हाइड्रोकार्बन। अब हम समझेंगे डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड दो चीजों को मिला के बोले हैं हम, एक हाइड्रोकार्बन और दूसरा उसका डेरिवेटिव। तो अब समझते हैं उसका डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, यहां पे डिफिनेशन लिखा हुआ है बच्चों, देखो इसको। इफ वन और मोर देन वन हाइड्रोजन, if one or more than one hydrogen is replaced by other element or group, then the resulting compound is termed as derivative of hydrocarbon। हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है, उसमें से यदि एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करें, हटाए नहीं, उसको रिप्लेस करें किसी दूसरे एटम या ग्रुप के द्वारा, एग्जांपल से वो क्लियर हो जाएगा। जैसे CH4 है हमारा, ये हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हम हटा दें और एक क्लोरीन जोड़ दें, एक हाइड्रोजन हटेगा तो ये क्या बन जाएगा, CH3 ग्रुप बन जाएगा, और जब एक क्लोरीन उसमें जुड़ेगा तो ये हो जाएगा CH3Cl, CH3Cl। अब ये इसको हाइड्रोकार्बन नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा भी दूसरा एलिमेंट जुड़ा हुआ है, दूसरा एटम जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका पेरेंट जो है ये बना कहां से है, तो ये हाइड्रोकार्बन से ही बना है। उसी में से एक हाइड्रोजन हटा है और इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड। और ये CH4 हम लोग जानते हैं ये क्या है, मीथेन। तो मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें से एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन एटम के द्वारा रिप्लेस कर देने के बाद मिथाइल क्लोराइड बन जाता है, जो कि कहलाएगा डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। और बहुत सारे इसके एग्जांपल लिए जा सकते हैं, जैसे ये क्या है बच्चों, ये है बेंजीन। बेंजीन में से सपोज एक हाइड्रोजन हटा दो और एक OH ग्रुप जोड़ दो, कोई जरूरी नहीं है कि सिंगल एलिमेंट ही जुटे, कोई दूसरा ग्रुप भी आके जुट सकता है। सब जगह एक एक हाइड्रोजन है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इस कार्बन के पास भी 3 बॉन्ड पूरे हैं, 1 2 3, एक हाइड्रोजन यहां पे प्रेजेंट होगा, उसी तरह से एक हाइड्रोजन यहां प्रेजेंट होगा, सारे कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। तो एक हाइड्रोजन को हम हटाते हैं और एक OH ग्रुप जोड़ देते हैं, ये हो गया OH। इसका फॉर्मूला अगर देखेंगे तो यह है C6H6, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये वेल नोन कंपाउंड है, आप सब लोग इससे परिचित है, इसका नाम है बेंजीन। और इसी बेंजीन में से हमने क्या किया है, सिंपली एक हाइड्रोजन को हटाया है और एक अल्कोहल ग्रुप, OH को अल्कोहल ग्रुप कहते हैं, उसको ऐड कर दिया है, तो जो कंपाउंड हमारा बनता है उसे हम लोग कहते हैं फिनॉल। तो फिनॉल हाइड्रोकार्बन नहीं है क्योंकि इसमें एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, लेकिन ये डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है। तो मॉडर्न डेफिनेशन हम लोग समझ गए ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नथिंग बट हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। या तो कार्बन हाइड्रोजन वाले कंपाउंड हो या उन्हीं से बना हुआ, उन्हीं का कोई डेरिवेटिव, सारे के कलेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स। आगे उसको समझने के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को समझने के लिए
हमको कुछ बेसिक कंसेप्ट देखने होंगे, जिसमें से पहला बेसिक कंसेप्ट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी एलिमेंट होता है तो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज या उसके कोई भी प्रॉपर्टीज किस तरह से वो किसी और सब्सटेंस से, किसी और एटम या एलिमेंट से रिएक्ट करेगा, ये डिपेंड करता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते किसको है? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होता है जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है। लिखा भी हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एलिमेंट। एक एग्जांपल से समझते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखें तो ये होगा 1s2, 2s2 एंड 2p4। यहां पे दो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन गया है, एक फर्स्ट ऑर्बिट है और एक सेकेंड ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही सब ऑर्बिट होता है जिसको 1s कहते हैं, लेकिन चूंकि सेकेंड ऑर्बिट है उसमें दो सब ऑर्बिट होते हैं s और p, इसलिए लिखा हुआ है 2s एंड 2p। तो दो ऑर्बिट में यदि आउटर मोस्ट हम देखें तो आउटर मोस्ट हमारा ये है सेकेंड ऑर्बिट, और सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखेंगे तो 4 यहां और 2 यहां, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में। टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, कितना है? 6। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑक्सीजन के केस में कौन सा है? सेकेंड ऑर्बिट है। तो यही 6 जो होंगे, अच्छा ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये होगा 1s2, 2s2 एंड 2p2, 2p4। 4, 2 6 और 2 8। यहां पे दो ऑर्बिट है, एक फर्स्ट ऑर्बिट और एक सेकेंड ऑर्बिट। तो सेकेंड ऑर्बिट हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहलाएगा, और इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ऐसा लिख सकते हैं हम, टोटल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये क्या है? 6। और इसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और उसको शॉर्ट में हम लिख देंगे v.e। जब भी ऐसा कहीं लिखा रहे इसका मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये कितने संख्या में हो गए? तो 4 और 2 6। एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। कार्बन का होता है एटॉमिक नंबर 6। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो लिख सकते हैं 1s2, 2s2 एंड 2p2। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से यह बात समझ में आती है कि इसके पास दो ऑर्बिट है कार्बन के पास, एक फर्स्ट ऑर्बिट और एक सेकेंड ऑर्बिट। तो सेकेंड ऑर्बिट इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहलाएगा, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? उसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 4। हमको लगता है आप लोग यहां तक समझ गए होंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कुछ और नहीं है, किसी भी एलिमेंट के जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को उसको लिखेंगे तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब एक टर्म आता है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ गए, अब समझते हैं हम लोग वैलेंसी को। तो वैलेंसी जो होता है वो कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है। किसी भी एलिमेंट का कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम लोग वैलेंसी कहते हैं। अगर एकदम लेमन टर्म में बोले तो कितना बॉन्ड वो बना सकता है, उसी को हम लोग वैलेंसी कहेंगे। क्योंकि हमने बताया केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन ही कर सकते हैं, और उस आउटर मोस्ट ऑर्बिट के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा ले ये कोई जरूरी नहीं है।
तो जितने इलेक्ट्रॉन जितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है उसी को हम लोग कहते हैं उसकी वैलेंसी। डिफिनीशन लिखा हुआ है, वैलेंसी इज डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, यहां पे लिखा हुआ है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ बॉन्ड्स दैट एन एटम कैन फॉर्म। एन एलिमेंट ऑलवेज ट्राइज टू अटेन इट्स ऑक्टेट। ये बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है जो आप बेसिक क्लास से भी पढ़ते आ रहे होंगे कि कोई भी एलिमेंट या एटम जो हो वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। ऐसा इसलिए होता है कि वो नेचर में स्टेबल रहना चाहता है और वो तब तक स्टेबल नहीं होगा जब तक कि उसका ऑक्टेट पूरा ना हो। और ऑक्टेट पूरा करने के लिए ही वो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शन शो करता है, आइदर कोवैलेंट बॉन्ड हो, आयनिक बॉन्ड हो, या और भी किसी तरह का अगर वो बॉन्डिंग करता है तो उसका एक ही रीजन होता है स्टेबिलिटी। हमारा भी लाइफ में एक ही एम होता है स्टेबिलिटी। कैसे भी किसी से भी मिलते हैं, किसी के साथ कोलैबोरेट करते हैं, उसका एक ही मीनिंग होता है हमारे लाइफ में स्टेबिलिटी है। तो एलिमेंट भी बिल्कुल उसी तरह से है, वो खुद को स्टेबल करना चाहता है और वो स्टेबल तब होगा जब उसका ऑक्टेट पूरा होगा। उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन जब तक प्रेजेंट नहीं होंगे तब तक बोला जाएगा कि वो स्टेबल नहीं है। तो यही ऑक्टेट पूरा करने के चक्कर में एलिमेंट बहुत सारे केमिकल रिएक्शन शो करते हैं। जैसे ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने थे? 6। तो वो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेने का उसका टेंडेंसी है ताकि उसका ऑक्टेट कितना हो जाए? 8। इसलिए उसकी वैलेंसी हम लोग -2 लिखते हैं। उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है और उसकी वैलेंसी क्या कहलाएगी? 2। वो 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 4 है तो इसकी वैलेंसी जो होगी वो उतनी ही होगी, सेम। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 to 8 है तब जो इसकी वैलेंसी निकालेंगे किसी एटम की, उसमें से 8 में से घटा देंगे 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे ऑक्सीजन का केस लिए थे, ऑक्सीजन 8, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल के आया था कितना? 6। तो अगर इसकी हमको वैलेंसी निकालनी हो, वैलेंसी, तो क्या करेंगे? ये 4 से ज्यादा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 8 में से घटा के निकालेंगे। 8 माइनस 6, वैलेंसी कितनी निकल के आई? 2 निकल के आई। उसी तरह से अगर कार्बन की बात करें, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4। तो वैलेंसी क्या हो जाएगा? इसका 4 हो जाएगा। वही अगर किसी इनर्ट गैस का बात करते हैं तो इनर्ट गैस हम कहते ही उसको है जिसका ऑक्टेट क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। हीलियम को छोड़ के, हीलियम अपना ड्यूएट पूरा करता है, 2 इलेक्ट्रॉन, और बाकी जो एलिमेंट होते हैं वो क्या पूरा करते हैं? अपने ऑक्टेट पूरा करते हैं। तो उसका अगर वैलेंसी निकालेंगे इनर्ट एलिमेंट का, इनर्ट गैस का, इनर्ट एलिमेंट का, तो चूंकि उसके 8 पूरे हैं तो 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा? 0। इनर्ट गैस की वैलेंसी 0 निकल के आती है। इसका मतलब है कि इनर्ट गैस किसी भी तरह के बॉन्डिंग करने से बचता है क्योंकि वो खुद में ही स्टेबल है। तो वो किसी और से बॉन्डिंग क्यों करे, किसी और केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही क्यों करे। तो ये कंसेप्ट था वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एंड वैलेंसी का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल। और वैलेंसी क्या है? तो वैलेंसी है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, कितना बॉन्ड वो फॉर्म कर सकता है केमिकल रिएक्शन में, कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी हम ग्रुप को देख के भी बता सकते हैं। पीटी में बहुत सारे ग्रुप होते हैं तो उसमें हम जनरली यहां पे जो शो किए हैं वो एस ब्लॉक है और पी ब्लॉक है। एस ब्लॉक जो पहले 2 एलिमेंट 2 ग्रुप होता है उसको एस ब्लॉक, और उधर जो होता है बीच के डी ब्लॉक को छोड़ के उसको बोलते हैं पी ब्लॉक। तो इनकी जो वैलेंसीज हैं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके ग्रुप पोजीशन को पता करके हम ये पता कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ग्रुप में ये सब है, सेकेंड, और यहाँ पी ब्लॉक शुरू होता है 13 से। सपोज हम कार्बन का ही एग्जाम्पल लेते हैं तो कार्बन का क्या है? ग्रुप नंबर है 14, तो ये जो लास्ट में है 4, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 4,
और वैलेंसी भी कितनी होगी 4। उसी तरह से अगर नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन कौन से ग्रुप में है 15th ग्रुप में है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 5 नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में या इसके ग्रुप के किसी भी एलिमेंट में उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने होंगे 5 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी 8 - 5 3 8 - 5 3 ये वैलेंसी होगी। उसी तरह से अगर हेलोजन फैमिली को ले ले, हेलोजन फैमिली कौन सा होता है ग्रुप 17 के एलिमेंट को बोलते हैं हेलोजन फैमिली। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन ये सारे क्या है हेलोजन फैमिली है। अगर इसकी हमको वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालनी है तो सीधे देखिए कि ये किस ग्रुप में है, तो ये ग्रुप नंबर 17 में है और यहाँ पे 7 है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 7। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग लिखेंगे तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इसलिए इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा 8 - 7 = 1 एक इसकी वैलेंसी होती है। इसलिए हेलोजन फैमिली का जो भी मेंबर होता है वो एक बॉन्ड बनाता है। आपने देखा भी होगा क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन वो कैसे होते हैं सिंगल बॉन्डेड होते हैं, वो एक ही बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं सेकंड ग्रुप का। सेकंड ग्रुप में क्या है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ईटीसी, तो ये सब क्या होगा इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी 2 ही हो जाएगी। और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं ताकि अपना ऑक्टेट पूरा कर ले, तो फर्स्ट और सेकंड वाले इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, इसलिए जनरली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं और ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। और जो बीच में आ जाते हैं कार्बन है, तो कार्बन क्या हो सकता है 3 4 उतने इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत मुश्किल का काम है, इसलिए ये क्या करते हैं शेयरिंग करते हैं और शेयर करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां तक हम लोग समझ गए कि वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रुप पोजीशन। ओके, अब आते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जैसे हम लोग लिखते हैं ना 1s2 2s2 2p2, कार्बन का 1s2 2s2 2p2, तो ये किस तरह से लिखा जाता है इसका एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते किसको है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एटम इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो उसके इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल में किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसी को बता देना, इसी को लिख देना कि कौन से ऑर्बिट में, किस सब ऑर्बिट में, किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यही क्या कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जैसे देखिए टू फाइंड द एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताना कुछ और बताना नहीं है, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताना है। जैसे अगर हम अपना एग्जांपल ले तो अपना ही एग्जांपल में एड्रेस में क्या होता है ब्रॉड वे में पहले एड्रेस बताते हैं। जैसे मैं बिहार का हूं, बिहार में पटना के नजदीक हूं, पटना में समस्तीपुर में हमारा इंस्टीट्यूशन है जिससे आप लाइव देख रहे हैं इंटेलेक्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट ICI एकेडमी। तो वो धीरे धीरे क्या होता है एड्रेस को हम ब्रॉड वे से शुरू करते हैं और कन्फाइंड होते जाते हैं। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का भी जो एड्रेस बताएंगे बच्चों, तो ब्रॉड वे से लेके धीरे धीरे एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन के लोकेशन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को देखना होगा तो क्या देखेंगे किस ऑर्बिट या किस सेल में है, उसके बाद देखेंगे उस ऑर्बिट के अंदर किस सब ऑर्बिट या सब सेल में है, और उसके बाद फाइनली वो किस ऑर्बिटल में जाता है। ठीक है, जैसे अगर फर्स्ट ऑर्बिट ले लें, यहां पे लिख देते हैं नंबर ऑफ सब ऑर्बिट, नंबर ऑफ सब ऑर्बिट बराबर होता है ऑर्बिट नंबर। यदि हम फर्स्ट ऑर्बिट को देखें तो फर्स्ट ऑर्बिट में चूंकि ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ऑर्बिट नंबर 1 है, इसलिए इसमें सब ऑर्बिट भी एक ही प्रेजेंट होंगे और वो जो सब ऑर्बिट होगा वो होगा S, उसका नाम है S। यदि सेकेंड ऑर्बिट देखें, चूंकि ऑर्बिट नंबर 2 है इसलिए इसमें नंबर ऑफ सब ऑर्बिट 2 होंगे, कौन कौन S एंड P। अगर 3 है ऑर्बिट तो उसमें 3 सब ऑर्बिट होंगे S P D। अगर 4 है तो उसमें 4 होंगे, कौन कौन S P D एंड F। तो ऑर्बिट से कहां पहुंच गए हम लोग सब ऑर्बिट में। अब सब ऑर्बिट से जाएंगे हम लोग ऑर्बिटल में, तो S में एक ही ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल की अगर बात करें तो S में एक ही ऑर्बिटल होता है और इसको S ही कहते हैं।
है ना। उसी तरह से यदि p में देखें, सिर्फ p में बात कर रहे हैं, तो p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। s जो ऑर्बिटल होता है बच्चों वो स्फेरिकल होता है, एक स्फेयर के जैसा होता है उसका शेप। तो अगर स्फेरिकल होगा तो वो नॉन डायरेक्शनल होगा। आप एक फुटबॉल ले आओ और फुटबॉल को किसी भी डायरेक्शन में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो नॉन डायरेक्शनल है। इसलिए एस सब ऑर्बिट में एक ही ऑर्बिटल होते हैं एस, क्योंकि ये डायरेक्शन ओरिएंटेड नहीं है, नॉन डायरेक्शनल है। पी का जो शेप होता है वो डंबल की तरह होता है। जिम में जो हम वर्कआउट करते हैं, जो डंबल होता है उसी शेप का होता है हमारा पी ऑर्बिटल। तो उसको हम ओरिएंट कर सकते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, और जनरली हम 3 डायरेक्शन लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। 3D में हम बात करते हैं। तो उस डंबल को यदि 3 अलग अलग डायरेक्शन में अलाइन करें तो 3 अलग अलग ऑर्बिटल मिलेंगे, इसलिए पी में 3 होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। उसी तरह से डी में 5 होते हैं ऑर्बिटल, और एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं। और प्रत्येक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ऑर्बिटल कहते किसको है बच्चों? ऑर्बिटल या ऑर्बिटल न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो कन्फाइंड स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना सबसे अधिक हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन ऑर्बिटल्स, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग एक क्लोज स्क्वायर के जैसा, ऐसे डिनोट करते हैं इसको। और इस ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो हो सकते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। अगर 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन को भरना पड़ेगा हमको उसके अपोजिट डायरेक्शन में, वो अपोजिट स्पिन में होते हैं। एक अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं होता है, वो ऑलवेज क्या रहता है? मोशन में रहता है। तो दोनों का स्पिन क्या होना चाहिए? उल्टा होना चाहिए, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है, आपस में क्या करते हैं? रिपल्सन करते हैं। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन है ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल का। तो इलेक्ट्रॉन को अगर आपको खोजना है किसी एटम में तो सबसे पहले आप कहां जाएंगे? ऑर्बिट में। उसके बाद कहां जाएंगे? सब ऑर्बिट में। और लास्टली आप जाएंगे ऑर्बिटल में, जहां पे इलेक्ट्रॉन पाने की मैक्सिमम संभावना है। कोई जरूरी नहीं है कि वहां इलेक्ट्रॉन आपको मिल ही जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय हम मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां रहता है? ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। लिखा हुआ है वही ऑर्बिटल का डिफिनेशन लिखा हुआ है जो हमने अभी आपको बताया। ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल इज द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो कन्फाइंड स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन पाने की सबसे अधिक संभावना हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। इट इज डिनोटेड बाय अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से इसको क्या कर देते हैं? डिनोट कर देते हैं, जिसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं। और वो कैसे हो सकते हैं आपको पता है? अपोजिट स्पिन में। एक यदि क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। नंबर ऑफ सब ऑर्बिट जो होता है वो ऑर्बिट नंबर के बराबर होता है, ये हमने पहले बताया। फर्स्ट ऑर्बिट में 1, सेकेंड ऑर्बिट में सब ऑर्बिट 2 एस और पी, थर्ड ऑर्बिट में 3 सब ऑर्बिट कौन कौन? एस, पी एंड डी, एंड फोर्थ ऑर्बिट में 4 सब ऑर्बिट एस, पी, डी एंड एफ। उसके बाद एक लिखा हुआ है नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो होते हैं इन अ गिवन ऑर्बिट, वो n स्क्वायर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? n स्क्वायर। ऑर्बिट नंबर के स्क्वायर के बराबर होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल। एक एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं, जैसे सेकेंड ऑर्बिट की बात करते हैं। सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट का क्या मतलब हो गया? n का वैल्यू क्या है? 2। तो यहां पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना निकल के आना चाहिए? नंबर ऑफ ऑर्बिटल ये निकल के आना चाहिए n का स्क्वायर। n का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। तो ये बता रहा है कि सेकेंड ऑर्बिट में हमारे पास 4 ऑर्बिटल हैं, और वो चारों ऑर्बिटल हम पता कर सकते हैं कि कौन कौन ऑर्बिटल है, सबका नाम बता सकते हैं। सेकेंड ऑर्बिट है तो सबसे पहले सब ऑर्बिट देखेंगे, इसमें कौन कौन होगा? एस एंड पी, 2 सब ऑर्बिट प्रेजेंट होंगे क्योंकि ऑर्बिट नंबर 2 है। और चूंकि सेकेंड ऑर्बिट का है इसलिए यहां 2 लगा देते हैं। ये क्या हो जाएगा? 2s, और ये क्या हो जाएगा? 2p। उसके बाद हमने बताया कि 2s जो होता है वो स्फेरिकल होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, तो इसमें और दूसरे ऑर्बिटल नहीं होते। 2s में एक ही ऑर्बिटल होता है 2s, तो ये ऑर्बिटल हो गया 2s। 2p डायरेक्शनल होता है,
ये 3 हो सकते हैं, 2px, 2py एंड 2pz। अब देखते हैं अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल क्या होता है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में हेल्प करता है। सबसे पहला मिसकंसेप्शन जो बच्चों का होता है वो समझ लेते हैं कि अफबाउ एक साइंटिस्ट का नाम है, जबकि ऐसा नहीं है। अफबाउ का मतलब होता है किसी चीज को सजाना, बिल्डिंग अप करना, है ना, बिल्डअप करना। जैसे यहाँ पे ऑर्बिटल सजे हुए हैं एक बिल्डिंग अप ब्लॉक के रूप में, लोअर एनर्जी लेवल से लेके हायर एनर्जी लेवल तक ये सजे हुए हैं, एरो से दिख रहे हैं। ये प्रिंसिपल के तहत कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएंगे, उसके बाद हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएंगे। ये एरो वही बताता है। सबसे पहले एरो कहा गया है 1s में, तो 1s लोअर है, उसके बाद 2s, उसके बाद फिर घूम के कहा गया 2p, उसके बाद जाएंगे 3s में, फिर ऐसे एरो के साथ चलेंगे 3p, तब 4s, उसके बाद 3d, 4s के बाद आता है 3d। तो ये अफबाउ प्रिंसिपल, ये जो बिल्डिंग अप ब्लॉक दिखा हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए। ठीक है, फर्स्ट में 1s ही क्यों है? तो ये हम समझ सकते हैं, पहला ऑर्बिट है तो एक ही सब ऑर्बिट होगा उसमें s, और 1s ऑर्बिटल भी एक ही होंगे 1s। 2 है, सेकेंड ऑर्बिट है तो उसमें 2 सब ऑर्बिट होंगे s और p, तो वही लिखा हुआ है 2s एंड 2p। डी सीरीज कहां से शुरू होगा? थर्ड से, क्योंकि ऑर्बिट नंबर जब 3 आएगा तब सब ऑर्बिट की संख्या 3 होगी, s, p एंड d। और f ब्लॉक कहां से शुरू होगा? फोर्थ, है ना, ऑर्बिट नंबर 4 से शुरू होगा एफ सीरीज। ठीक है, तो ये हम समझ गए और ये हेल्प करेगा हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में। जैसे मेनली हमारा फोकस है कार्बन, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमारा ध्यान है कार्बन की ओर। लेकिन चूंकि हमने कार्बन का लिख दिया था 1s2, 2s2 एंड 2p2, इसलिए हम ये भी समझा देना चाहते हैं कि ऐसा हमने क्यों लिखा। एक भी चीज हम मिस नहीं करना चाहते कि आपका बेसिक कंसेप्ट कहीं थोड़ा गड़बड़ है तो उसके कारण आपको चीजें समझ में ना आए। अब देखिए, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले कौन से ऑर्बिटल में जाएगा? 1s में, क्योंकि उसका एनर्जी सबसे कम है। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने फिल कर दिया। उसके बाद कौन से ऑर्बिटल? s के केस में ऑर्बिटल बोल रहे या सब ऑर्बिट बोल रहे, बात बराबर ही है। 2s, तो 2s में भी क्या होगा? 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे। लेकिन 2p, p की क्षमता 6 इलेक्ट्रॉन की है, क्योंकि p में ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे? 3, px, py एंड pz, और हर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर बात करें s सब ऑर्बिट की, p, d एंड f, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो एडजस्ट किए जा सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, वो s में 2, p में चूंकि 3 ऑर्बिटल तो 3 दूना 6, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं तो 5 दूना 10, और f में 7 ऑर्बिटल होते हैं तो 7 इंटू 2 कितने हो जाएंगे? 14। तो इस अफबाउ प्रिंसिपल के मदद से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाएंगे किसी भी एलिमेंट का। एक और लिख लेते हैं, मान लो ऑक्सीजन का लिखना है तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले 1s में 2, उसके बाद 2s में 2, उसके बाद 2p, कितने बचे? 2, 2, 4, अब बच गए 4, तो 2p मैक्सिमम कितना ले सकता है? 6, तो 4 तो इसमें आ ही जाएंगे, तो 2p 4। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं स्पेशल फीचर्स ऑफ कार्बन एटम। ये सब अभी तक हम लोग वो कंसेप्ट देख रहे थे जो हमको आना चाहिए था। 10th कर चुके हैं तो वो 10th तक का था, वहां तक हमको आना चाहिए। अब हम देखते हैं स्पेशल फीचर्स ऑफ कार्बन एटम। स्पेशल फीचर्स ऑफ कार्बन एटम में पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे ये टॉपिक पढ़ने की नीड क्यों पड़ी। तो हम जहां तक केमिस्ट्री में देखते हैं, केमिस्ट्री की बुक भी लगते हैं, तो कार्बन के कंपाउंड की संख्या इतनी अधिक मिलती है, जबकि पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट हैं, है ना। लेकिन फिर भी कार्बन की एक अलग ही रसायन है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन। तो पक्का कार्बन के पास कोई ना कोई ऐसी खासियत होगी, ऐसी प्रॉपर्टीज होगी जिसके कारण कार्बन इतने सारे कंपाउंड को बनाने में सक्षम है। तो वही जो स्पेशल फीचर है जो कार्बन को स्पेशल बनाता है इतने सारे कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए, उन्हीं फीचर्स को हम एक एक करके देखेंगे। 3 फीचर्स है मेनली। पहला है टेट्रावैलेंसी, दूसरा है कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी, कैटिनेशन एंड मल्टीपल बॉन्डिंग। एक एक करके हम सबको समझेंगे। टेट्रावैलेंसी होता है, हम सबको पता है कि कार्बन क्या होता है? टेट्रावैलेंट होता है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, उसकी वैलेंसी 4 होती है।
है ना। हमेशा मीथेन में भी कार्बन 4, जहां भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिखेगा कार्बन जहां भी बॉन्डिंग कर रहा होगा वो अपनी वैलेंसी कितनी शो कर रहा होगा, 4। तो इस टेट्रा वैलेंसी की कहानी क्या है ये हम समझेंगे। उसके बाद है कैटिनेशन, उसके बाद है मल्टीपल बॉन्डिंग। कैटिनेशन क्या कहते हैं, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। कार्बन अपने ही एलिमेंट का, अपने ही एटम का लंबा लंबा चेन बनाने में सक्षम है, उसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कैटिनेशन। एंड मल्टीपल बॉन्डिंग, कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना पाता है, डबल बॉन्ड भी बना पाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना पाता है। तो इसकी एक एक प्रॉपर्टीज को हम बहुत डिटेल में उसका अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम पहला प्रॉपर्टी टेट्रा वैलेंसी से। देखो बच्चों यहां पे लिखा हुआ है टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। कार्बन is tetravalent but it has only 2 unpaired electrons in outermost orbit in ground state। in ground state इस बात को समझने के लिए हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अभी हमने लिखना सीखा, क्या होगा इसका 1s2 2s2 एंड 2p2। सिर्फ हम बात करते हैं किसकी, आउटर मोस्ट ऑर्बिट की, क्योंकि उस एलिमेंट के सारे प्रॉपर्टीज इसी आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे डिपेंड करता है। क्योंकि इनर ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बंधे रहते हैं और वो बाहरी एलिमेंट से रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। जो भी प्रॉपर्टीज है वो शो होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट द्वारा। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 ऑर्बिटल है, एक 2s, 2p में 3 होंगे, 2px 2py एंड 2pz। तो वही देखते हैं 2s। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, मैक्सिमम कैपेसिटी है एक ऑर्बिटल की, वो भी कैसे भरना होगा, अपोजिट स्पिन में। 2p में 3 घर होते हैं, 3 घर मतलब 3 ऑर्बिटल। एक को बोलते हैं 2px, एक को बोलते हैं 2py और एक को बोलते हैं 2pz। एनर्जी 2p की ज्यादा होती है 2s की, ऑब्वियसली 2p की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें बाद में गया है और 2s में पहले गया है, तो 2s की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। लेकिन चूंकि 2p का ही ये तीनों पार्ट है तो इन तीनों की एनर्जी बराबर होगी। 2px की एनर्जी, 2py की एनर्जी एंड 2pz की एनर्जी, ये तीनों बराबर होगी। ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी बिल्कुल बराबर होती है उसको हम एक नाम देते हैं और बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं इसको, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इन सारे ऑर्बिटल की एनर्जी बिल्कुल सेम है, px py pz। ऐसा समझ सकते हैं कि सब कुछ सेम है, बस ओरिएंटेशन डिफरेंट है। एक डंबल है जो एक्स एक्सिस में रखा हुआ है, एक वाई एक्सिस में रखा हुआ है और एक जेड एक्सिस में रखा हुआ है। शेप भी उसका डंबल ही है, साइज भी सेम है और उसका एनर्जी भी सेम है, बस ये तीनों डिफर करते हैं तो अपने ओरिएंटेशन में। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो 2s में आ गए, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो एक रूल आता है जिसको हम लोग बोलते हैं हुंड्स रूल। हुंड्स रूल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए 2 रूल इंपॉर्टेंट थे। एक अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल ये कहता था पहले लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जाएगा तब हायर एनर्जी में। और दूसरा है हुंड्स रूल। हुंड्स रूल बताता है कि डीजेनरेट ऑर्बिटल, डीजेनरेट ऑर्बिटल मतलब जिस ऑर्बिटल की एनर्जी बिल्कुल सेम हो, वैसे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस तरह की जाए। तो हुंड साहब ने बताया कि पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल होते हैं वैसे ऑर्बिटल में और तब जाके पेयरिंग शुरू होता है अपोजिट स्पिन में। जैसे 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन को भरना है तो एक में ही 2px में ही दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं भर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2px में फिर 2py में, एक अगर और रहता तब 2pz में, उसके बाद जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आते तब यहां पे हम पेयरिंग शुरू करते हैं। ऐसा समझ सकते हैं इसको, सारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या केमिस्ट्री का फेनोमेना है वो हम ह्यूमन जैसा ही है, इससे डिफरेंट नहीं है। ऐसा समझ सकते हैं कि घर में हमारे पास 3 कमरे हैं, 3 कमरे हैं और हमारे पास रहने के लिए 2 गेस्ट आए हैं, अलग अलग से 2 गेस्ट आए हैं। तो हम उनको उन कमरों में कैसे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास कमरे अधिक हैं तो क्यों हम एक ही कमरे में दोनों गेस्ट को बोले कि आप लोग एडजस्ट करो। आराम से एक एक कमरा उन लोगों को दे देंगे, उसमें रहेंगे। तीसरे गेस्ट आते उनको भी एक सिंगल कमरा देते हैं। उसके बाद जब चौथा गेस्ट आता तब ये हमको मान के चलना पड़ता, चूंकि हमारे पास कमरे की संख्या बस 3 है तो अब एडजस्ट करना पड़ेगा। तब यहां से क्या होता, पेयरिंग शुरू हो जाता, ठीक है। लेकिन जब तक ऐसी नौबत ना आती है तब तक इलेक्ट्रॉन सिंगली ही फिल होंगे, उसके बाद डबली फिल होगा। तो ये है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्राउंड स्टेट, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। तो इसमें देखो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2px में 1 इलेक्ट्रॉन और 2py में 1 इलेक्ट्रॉन।
तो दो ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और बॉन्डिंग में हिस्सा जो लेता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है, कभी भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के पास दो ही है, दो तो पेयर्ड है, फिर भी ये इतना एक्सटेंट तक, इतना ज्यादा टेट्रा वैलेंसी कैसे शो कर पाता है, इसको हम लोग समझेंगे। वही लिखा हुआ है, कार्बन इज टेट्रावैलेंट बट इट हैज ओनली टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इन ग्राउंड स्टेट। To exhibit tetravalency, electron present in 2s orbital must be unpaired and one of them should be promoted into 2p orbital. ये तभी टेट्रावैलेंसी इतना अच्छे से शो कर पाएगा जब कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, और ये तब पॉसिबल होगा जब 2s का एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके कहां चला जाए, 2pz में। लेकिन ये ऐसे ही नहीं होगा, ऐसे ही हम नहीं इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे कि बाबू जंप करके उसमें चले जाओ, इसमें हमको एनर्जी लगेगी। 2s से 2p की एनर्जी क्या है, ज्यादा है, तो क्या करना होगा, उसको कुछ ना कुछ एनर्जी सप्लाई करना होगा जिससे 2s से इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p में चला जाए। आगे देखते हैं इसको। कार्बन का ग्राउंड स्टेट पहले लिख लेते हैं फिर से। ग्राउंड स्टेट में कुछ इस तरह दिखता था, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2px, 2py एंड 2pz, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन थे। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों ग्राउंड स्टेट का। अब हमको इसको अनपेयरिंग कराना है, 2s वाले एक इलेक्ट्रॉन को 2pz में भेजना है, इसमें हमको एनर्जी लगेगी, और एनर्जी जो लगती है वो लगती है 96 किलो कैलोरी पर मोल। एक मोल कार्बन को यदि एक्साइट करना है तो हमको अपने पैकेट से जो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी वो कितनी, 96 किलो कैलोरी। तब जाके यहां का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाएगा 2pz में, 2px, 2py एंड 2pz। एक इलेक्ट्रॉन यहां पहले से थे और एक जंप करके यहां चला गया। इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, जिसको शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे E.S। अब कार्बन तैयार है टेट्रावैलेंसी शो करने के लिए, 4 बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि अब कार्बन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। लेकिन एक बात यहां सोचने वाली बात है, यहां पे लिखा हुआ है, पहले देख लेते हैं। 1 मोल कार्बन एटम रिक्वायर्स 96 किलो कैलोरी एनर्जी फॉर एक्साइटेशन। ये जो प्रोसेस है जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s टू 2pz इज नोन एज एक्साइटेशन, इसको हम लोग बोलते हैं एक्साइटेशन। ठीक है, तो एक बात ये सोचने वाली है इसमें कि यदि हमको हर मोल कार्बन को एक्साइट करने के लिए बाहर से इतना एनर्जी खर्च करना पड़े तो फिर कार्बन इतने एक्सटेंट तक टेट्रावैलेंसी कैसे शो करता है, उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि बार बार कार्बन को ये 96 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड कर कौन रहा है। ठीक है, तो इसको समझते हैं अगले स्लाइड में। हम ये भी जानते हैं कि कार्बन एटम बॉन्डिंग करता है, और किस स्टेट में करेगा, एक्साइटेड स्टेट में। और जब कार्बन बॉन्डिंग करता है तो बॉन्डिंग इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बॉन्डिंग के दौरान एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है, और वो जो कार्बन बॉन्डिंग करता है उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होता है वो मोर देन 96 किलो कैलोरी होता है, मोर देन 96 किलो कैलोरी पर मोल। तो बॉन्डिंग से जो एनर्जी रिलीज होता है वही एनर्जी वो यूज कर लेता है एक्साइटेशन में और फिर बॉन्डिंग करता है। मतलब ये प्रक्रिया साइमल्टेनियसली चलती रहती है। हमको कार्बन को एक्साइट करने के लिए एनर्जी बाहर से खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, बॉन्डिंग एंड एक्साइटेशन अकर्स साइमल्टेनियसली, वो एक साथ होता है। ठीक है, बॉन्डिंग से जो एनर्जी मिलती है उसी से कार्बन एटम एक्साइट होता है और फिर से बॉन्डिंग कर लेता है। तो एक सवाल आता है कि पहले बॉन्डिंग होता है कि पहले एक्साइटेशन होता है, क्योंकि अगर पहले एक्साइटेशन हुआ तो वो 96 किलो कैलोरी एनर्जी आया कहां से, और यदि पहले बॉन्डिंग हो गया तो बिना कार्बन एक्साइट हुए बॉन्डिंग कर कैसे लिया, है ना। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि ये दोनों साथ साथ होता है। इस हम पचड़े में नहीं पढ़ेंगे कि कौन पहले हुआ, ये सवाल सेम उसी तरह से हो जाता है
कि तुमसे कोई पूछ ले कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया, तो इसका जवाब ढूंढते रह जाओगे। मुर्गी कैसे आ सकती है बिना अंडे के, और जब तक मुर्गी नहीं होगी तब तक अंडा कैसे आएगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि दोनों प्रोसेस क्या है, साइमल्टेनियस प्रोसेस है। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। बॉन्ड जो बनता है तो उसमें हमेशा एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और तीसरा पॉइंट जैसा कि हमने अभी बताया, एनर्जी रिलीज्ड इन बॉन्डिंग इज ग्रेटर देन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन। तो ये पूरी कहानी थी कार्बन के टेट्रावैलेंट होने की, है ना। सिर्फ ऐसे कह देने से कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये हमारी अधूरी जानकारी है। तो पूरा इसके अंदर की कहानी ये थी कि कार्बन कैसे टेट्रावैलेंट है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कैसे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके एक्साइटेशन का प्रोसेस होता है, कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तब वो टेट्रावैलेंसी शो करता है और तब जाके वो बॉन्डिंग में भाग लेता है। तो इसका दूसरा प्रॉपर्टी जो है कैटिनेशन, वो भी इतना ही इंटरेस्टिंग है। और इसी तरह से उसको हम पूरा अंदर डीप में जाके समझेंगे। सिर्फ ये नहीं कह देंगे कि सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी इज नोन एज कैटिनेशन। क्यों शो करता है कैटिनेशन, कार्बन ही क्यों करता है, कोई और एलिमेंट क्यों नहीं करता। तो इन सब सारे सवालों के जवाब के साथ हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।